पिछला लेक्चर बहुत बेसिक था, लेक्चर भी डिलीवर कर दिया गया, उसकी बारीक बातें भी आपको बता दी गई। अब हम लोग पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। किसके बारे में? तो हेडिंग डाल दीजिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या हेडिंग डाल देंगे? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हेडिंग डाल दिया। अब जरा समझने की कोशिश करिएगा। फ्रैंक्स एंड हर्ज नाम के साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब बनाई, ऐसा ट्यूब जिसमें गैस के अंदर करंट फ्लो हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं? डिस्चार्ज। उसमें एनोड रखा, एक एमीटर लगाया। एमीटर और गैल्वेनोमीटर में अंतर समझते हो? थैंक गॉड, ठीक है। एमीटर बनाता है कि करंट कितनी फ्लो हो रही है, और गैल्वेनोमीटर बताता है कि करंट फ्लो हो रही है कि नहीं। इट गिव्स इंफॉर्मेशन जस्ट ओनली अबाउट द प्रेजेंस ऑफ करंट, नॉट अबाउट द अमाउंट ऑफ करंट, बट अमीटर इन्फॉर्म अस अबाउट द अमाउंट ऑफ करंट एज वेल एज द प्रेजेंस ऑफ करंट। ओके, ठीक है। अब देखो जरा, जो फ्रैंक्स और हर्ज नाम के साइंटिस्ट थे, इसके कैथोड प्लेट के सामने एक क्वार्ट्ज की खिड़की बनाया और सन के सामने कैथोड कर दिया। बिल्कुल किसके सामने कर दिया? सन के सामने। इस तरह से व्यवस्था किया कि जो सनलाइट थी वो किस पे आके गिर रही थी? कैथोड पे। कहाँ गायब थे सरकार? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, फ्रेश टॉपिक है, अभी समझेगा, ध्यान से पढ़ना। किस पे आके गिर रही थी? कैथोड पे। पक्का? ठीक है। अब जरा देखिए, सनलाइट जब आके कैथोड पे गिरे तो जो है एमीटर में डिफ्लेक्शन आ जाए। पूरे जिंदगी दोनों लोग इस बात की जानकारी पब्लिक को दे न सके कि ऐसा क्यों होता है, और उनकी मृत्यु हो गई। वो पूरे अपने जीवन ये न बता पाए कि ऐसी कौन सी घटना होती है कि कैथोड प्लेट पर जब सन से क्या गिरता है? लाइट, तो सर्किट में क्या फ्लो होने लगता है सेजन? करंट। इसको बता ना सके क्योंकि बीच में तो डिस्कनेक्ट था ना। अगर बीच में जो है सर्किट डिस्कनेक्ट है तो क्या वहां करंट फ्लो होना चाहिए? नहीं। क्या गैस में करंट फ्लो होती है? मान लो मेरी इनसे दुश्मनी हो जाए, मैं धीरे से बिजली का तार इनकी तरफ कर दूं करके इनको करंट मार देगा? नहीं होता ना। जब तक टच नहीं कराऊंगा तब तक इनको करंट मारेगा क्या? यानी कि गैस में करंट का फ्लो होता नहीं है। बट यहाँ पे देखा गया कि दोनों डिस्कनेक्ट थे, बट जब कैथोड प्लेट पे क्या गिरा रहे थे? सनलाइट, तो पूरे सर्किट में क्या फ्लो होने लगती थी? करंट। इस बात का जवाब पूरे जीवन उन दोनों लोगों ने नहीं दे सके। पक्का? फिर एक वैज्ञानिक आया, वो सूरमा टाइप का था, जिसका नाम है मैक्स प्लैंक। क्या नाम है? तो मैक्स प्लैंक ने दुनिया को बताया कि जो सनलाइट है, कौन? या जो लाइट है उसके पास वेव के भी गुण होते हैं। जैसे इंटरफेरेंस किसकी प्रॉपर्टी है? वेव की प्रॉपर्टी है ना, बोलो। और साथ साथ इसमें पार्टिकल के भी गुण होते हैं। किसके गुण होते हैं? इसलिए बोला जाता है कि लाइट, सनलाइट का डुअल नेचर होता है। उसका डिफ्रैक्शन हो जाना, उसका इंटरफेरेंस हो जाना, इस बात का एविडेंस है कि वो वेव की भी तरह बिहेव। पक्का ना? और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये घटना कैसे एक्सप्लेन होती है? जब लाइट को क्या माना जाता है? पार्टिकल। तो मैक्स प्लैंक ने बताया कि लाइट का डुअल नेचर होता है, वो वेव की भी तरह बिहेव कर सकती है और उसका पार्टिकल नेचर भी होता है। तो मैक्स प्लैंक का सबसे पहले आप समझो क्वांटम थियरी। क्या समझो? क्वांटम थियरी। मैक्स प्लैंक का क्वांटम थियरी कहता है कि सूर्य से पृथ्वी पर आने वाली जो लाइट है वो एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट के फॉर्म में आता है। क्या बोला उन्होंने? हर छोटे पैकेट को हम क्या बोलते हैं? फोटॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
क्योंकि इनकी संख्या और स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि अगर मैं इन्हें 10 सेकंड में एक पत्थर मारूं तो ये गिन लेंगी। अगर मैं इन्हें 10 सेकंड में 2 करोड़ पत्थर मारूं तो हर 2 पत्थर के बीच गैप होगा कि नहीं? लेकिन इन्हें लगेगा कि लगातार कौन आ रहा है? पत्थर ही पत्थर आ रहा है। बोलो हाँ। तो इतने ज़्यादा इनकी स्पीड है और इतनी ज़्यादा इनके नंबर्स हैं कि एक्चुअली ये डिसकंटिन्यूअस होते हैं, बट ये हमारी आंखें इनको डिटेक्ट नहीं कर सकती। आई बात समझ में कि नहीं आई? बोलो ठीक है। तो हर एक एनर्जी पैकेट को क्या बोलते हैं? फोटोन। और उससे जुड़ी हुई जो एनर्जी होती है वो कितनी होती है? h न्यू के बराबर, जहां न्यू उसका क्या है? फ्रीक्वेंसी, और h क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। तो ये क्या है? क्वांटम थियरी। क्या है? क्वांटम थियरी। किसका? मैक्स प्लैंक। किसका? मैक्स प्लैंक की क्वांटम थियरी कहती है कि जो सन से लाइट आता है पृथ्वी पर वो किस फॉर्म में ट्रैवल करता है? पार्टिकल के फॉर्म में। एंड द एनर्जी एसोसिएटेड विथ एवरी पार्टिकल इज इक्वल्स टू h। बोलो पक्का? ये NH भी हो सकती है। क्या हो सकती है? जहां n की वैल्यू 1, 2, 3, 4 तो हो सकता है, लेकिन n की वैल्यू 1.3, 2.7, 3.5, 4.23 नहीं हो सकता। यानी जहां n फ्रैक्शनल नहीं हो सकता। इसे क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी के भी नाम से जानते हैं कि सूर्य से पृथ्वी पर आने वाली सारी ऊर्जाएं hν का इंटीग्रल मल्टीपल होती हैं। क्या होती हैं? hν का इंटीग्रल मल्टीपल। जहां न्यू क्या है? उसकी फ्रीक्वेंसी। आई बात समझ में कि नहीं आई? तो सबसे पहले हम क्या जानेंगे? मैक्स प्लैंक की क्वांटम थियरी। मैक्स प्लैंक की क्वांटम थियरी हमसे कहती है कि जो सन से अर्थ पर जितना लेजर शार्प सुनोगे उतना अच्छे से समझोगे। ये साइंस है, यहाँ कोई जन्म घुट्टी नहीं मिलेगी। केवल ध्यान पूर्वक सुनी गई बातें ही आपके टैलेंट को उठा सकती हैं। बस जितना ही कम शार्पनेस के साथ बातों को सुनोगे उतना ही वीक होते जाओगे, इसलिए खूब ध्यान से सुनो। क्वांटम थियरी कहती है कि सूर्य से पृथ्वी पर आने वाली सभी ऊर्जाएं किस फॉर्म में आती हैं? एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट के फॉर्म। हर पैकेट से जुड़ी हुई जो एनर्जी है वो कितनी होती है? hν। इट मे बी NH₈। ओके, इट इज ऑल्सो नोन एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इतनी बात समझ में आई? ठीक है। अब जरा देखो आगे की बात सुनो। जब इतनी बात तुमने सुन लिया तो फिर इसने बताया व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या बताया इसने? इसने बताया कि अगर किसी मेटल पर, क्या बताया? अगर किसी मेटल पर एक फिक्स फ्रीक्वेंसी की, किसकी? एक फिक्स फ्रीक्वेंसी, क्या गिरे? लाइट। क्या गिरे? लाइट। अगर किसी मेटल पर एक फिक्स फ्रीक्वेंसी की, देखो यहां मैं बार बार दबाव दे रहा हूं, फिक्स फ्रीक्वेंसी। क्या बोल रहा हूं? उसका मतलब धीरे धीरे समझा दूंगा। एक फिक्स फ्रीक्वेंसी की लाइट गिरे तो उस मेटल सरफेस से क्या निकल जाता है? इलेक्ट्रॉन। इसी घटना को क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अगर किसी मेटल सरफेस पर एक फिक्स फ्रीक्वेंसी की क्या गिरे तो उससे क्या निकल जाता है? तो इसी घटना को क्या बोलते हैं? समझ में आई बात? अब जरा देखो, जो बात फ्रैंक्स और हर्ट्ज पूरी जिंदगी न बता सके, बेचारे एक्सपेरिमेंट तो कर दिए बट एक्सप्लेन नहीं। उसको देखो मैक्स प्लैंक अपनी क्वांटम थियरी लगा के कैसे एक्सप्लेन कर देगा। वो कहता है सूर्य से कौन आती है? फोटोन। और किस पे गिरते हैं? तो यहाँ से क्या निकलता है? इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज है? एनोड पे कैसा चार्ज है? नेगेटिव किधर खींच लिया जाएगा? इसलिए सर्किट में क्या बहने लगेगा? तो जिस बात को फ्रैंक्स एंड हर्ट्ज ना बता सके उसको किसने बता दिया? By using their own quantum theory as well as the concept of photoelectric effect। तो एक लाइन में बोलूं तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, इसलिए करंट बहने लगता है। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। एक बेस बना के हमने बात किया। पक्का? कितना % पक्का? तो रुको फटाफट इसको नोट करते चलो। इसको लिखो, तड़ से बनाओ। रफ डायग्राम खींचो, बहुत सुंदर बनाने की जरूरत नहीं है। रफ डायग्राम खींचो भड़, बीच में स्पेस दिए रहना। कोई बात नहीं, कोई उठा लो।
बना दिया? लिखिएगा, कैथोड इज एक्सपोज्ड टुवर्ड्स द सनलाइट cathode is exposed towards the sunlight and emitter shows deflection. And emitter shows deflection. अब सुनो, समझदार लोग हो ना, अमीटर में डिफ्लेक्शन आ गया, इसका मतलब करंट। ठीक है, तो लिखिएगा, दिस एक्सपेरिमेंट वाज डन बाय फ्रैंक्स, FRANK, फ्रैंक्स एंड हर्ट्ज। हर्ट्ज वही हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी वाला हर्ट्ज, उसी वैज्ञानिक के नाम पे पड़ा है वो। दिस एक्सपेरिमेंट वाज डन बाय फ्रैंक्स एंड हर्ट्ज, बट they cannot justify how current is flowing through the circuit. पूरे जीवन वो न बता सके कि कैसे सर्किट में क्या बह रही है, करंट बह रही है। But they cannot justify that how current is flowing through the circuit. ठीक है, आगे चलें और हेडिंग डाल दें, क्वांटम थ्योरी ऑफ मैक्स प्लैंक। लाइट को ना तो मैं वेव कह सकता हूं और ना ही मैं उसे पार्टिकल। इस प्रकृति में कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो लाइट को क्या प्रूव करती हैं, वेव, जैसे कि उनका डिफ्रैक्शन हो जाना, और कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो लाइट को क्या प्रूव करती हैं, पार्टिकल। बोलो पक्का ना? जैसे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अगर एक्सप्लेन करना है तो तुम्हें लाइट को पार्टिकल ही मानना पड़ेगा। हो गया? तो लिखिएगा, आपका हेडिंग क्या है, क्वांटम थ्योरी ऑफ मैक्स प्लैंक। लिखिएगा, अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लैंक, light travel in form of a small bundle of energy. According to Max Planck, light travel in form of small bundle of energy, या small packet of energy, small bundle of energy or small packet of energy. Done? Each packet is known as photon. Then each packet is known as photon. Line chain. According to him, energy associated with each photon, according to him, energy associated with each photon, क्या लिखोगे, E is equals to h न्यू। जहां पे न्यू फ्रीक्वेंसी है ये हर बच्चा जानता है। एनर्जी एसोसिएटेड विथ ईच फोटोन, क्या लिखोगे, E is equals to h न्यू। और न्यू किसके बराबर होता है, c बाई लैम्डा के। बोलो, तो हम लोग E is equals to h c बाई लैम्डा भी लिख सकते कि नहीं लिख सकते? दहाड़ दो। ठीक है, फटाफट लिखो, एनर्जी एसोसिएटेड विथ ईच पैकेट इज इक्वल्स टू E is equals to h न्यू। Nu can be replaced in terms of c by lambda, so it will equals to hc by lambda. Okay? बोलो, पेन का कलर चेंज, डबल स्टार। लिखिएगा, all energy emitted by sun is the integral multiple of h nu. This is also known as quantization of energy. All energy emitted by sun is the integral multiple of h nu. सूर्य से आने वाली सभी ऊर्जाएं h nu का क्या होती हैं, इंटीग्रल मल्टीपल। इसे और किस नाम से जाना जाता है साइंस में, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। जिस प्रकार पृथ्वी पर उपस्थित सभी चार्ज
किसके इंटीग्रल मल्टीपल होते हैं? इलेक्ट्रॉन के चार्ज के। Q इक्वल्स टू NE। इसे हम किस नाम से जानते हैं? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। वैसे इसे किस नाम से जानते हैं? क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ H न्यू लिख दिया आपने, एंड ऑल्सो नोन एज क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। मेरे प्यारे सरकार लिख दिया इतना, ठीक है, वेरी गुड। अब जरा देखो अगली हेडिंग डाल दीजिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अगली हेडिंग क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कोई बात नहीं, उसको फिर से डालो, सब कुछ हम उसी के अंतर्गत पढ़ रहे हैं ना। तो अब फाइनली आएंगे हम किस पे पहुंचेंगे? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे। फिर से छोटी हेडिंग डाल दें, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लिखिएगा, व्हेन अ लाइट ऑफ फिक्स फ्रीक्वेंसी, व्हेन अ लाइट ऑफ फिक्स फ्रीक्वेंसी fall on the metal surface, when a light of fixed frequency fall on the metal surface, then electrons are ejected from the metal surface. When a light of fixed frequency fall on the metal surface, then electrons ejected from the metal surface. This phenomena is known as photoelectric effect. This phenomena is known as photoelectric effect. Done? This phenomena is known as photoelectric effect, and ejected electrons are known as photoelectron. And ejected electrons are known as photoelectron, and current flowing due to these electrons are known as photoelectric current. Ejected electrons are known as, बोलो, photoelectron, and current flowing due to these electrons, कौन से वाले? जो लाइट के गिरने की वजह से निकले हैं। And current flowing due to these electrons are known as photoelectric current. Is that clear? ठीक है, ये डायग्राम बना दीजिए रफली। ये हमारा मेटल है, हो गया। मिश्रा जी, मिश्रा जी, मान लीजिए एक बार ये मेटल लिथियम का ले लिया मैंने, एक बार सोडियम का ले लिया, एक बार पोटेशियम का, तो कौन अच्छा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाएगा? वाई? क्योंकि उसमें उसकी डेंसिटी हाँ, क्योंकि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम में पोटेशियम की साइज बड़ी है ना, तो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होगा उसकी न्यूक्लियस से दूरी, तो न्यूक्लियस का उस पर कंट्रोल, तो वो इलेक्ट्रॉन आसानी से इजेक्ट हो जाएगा कि नहीं? पक्का ना? इसलिए ग्रुप 1 में सीजियम सबसे अच्छा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाता है। सबसे नीचे होता है ना, वैसे सबसे नीचे फ्रेंशियम होता है, बट फ्रेंशियम इज रेडियो एक्टिव, एंड रेडियो एक्टिव इज नॉट द पार्ट ऑफ द सिलेबस ऑफ जेईई एज वेल एज नीट। समझे क्या? कितना परसेंट? तो अपनी जैसे जैसे किसी की साइज बढ़ती है तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनों पर न्यूक्लियस का होल्ड क्या हो जाता है? कमजोर, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, यानी कम ऊर्जा पे ही इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर देते हैं। इज दैट क्लियर सबको? ठीक है, अब बच्चों आगे चलो और देखो जरा इस घटना को। अब देखो कौन एक्सप्लेन नहीं कर पाया? फ्रैंक्स और हर्ट। और कौन एक्सप्लेन कर देगा? तो लिखिएगा कि above experiment which was not explained by Franks and Hertz was properly explained by Max Planck. Above experiment which was not explained by Franks and Hertz was properly explained by Max Planck
was properly explained by Max Planck by using their was properly explained by Max Planck by using their बोलो by using their quantum theory। अपनी क्वांटम थ्योरी से तो एक्सप्लेन कर दिया कि फोटोन आ रहा है, मेटल प्लेट पे गिर रहा है, उससे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। ये समझा कि नहीं समझा? ठीक है, अब जरा गौर पूर्वक आगे की बातों को देखें और समझने की क्या करें, कोशिश। समझने की जब कोशिश करेंगे तब मजा आ जाएगा आपको। मेरे प्यारे सरकार देखिए एक बहुत मस्त सी बात। अब वैज्ञानिक जो है, एक हमारे पास संयंत्र होता है कॉम्यूटेटर। क्या होता है? क्या जिंदगी में तुम सबका मैकेनिज्म जानते हो? क्या तुम जान रहे हो कि एसी किस प्रोसेस से कैसे क्या करके हवा ठंडा कर रहा है? एक मोटी मोटी बात जानते हो कि बाकी क्या सब कुछ थोड़ी जान रहे हो? सब कुछ जान रहे हो तो बिगड़ी एसी बनाओ इसको। एक मोटी मोटी बात जान रहे होंगे, कूलेंट यूज होता है ये वो बस, और उसका प्रॉपर मैकेनिज्म तुम्हारे बस के बात है? कोई इंजीनियरों की चीज है कि नहीं है? बोलो। और अगर तुम्हें प्रॉपर मैकेनिज्म मालूम है तो चलो इसको फटाक से बना के दिखा दो। नहीं बना पाओगे? बोलो हाँ। क्या तुम लाइट के बारे में सब कुछ, तुम्हारे मम्मी सब कुछ जानती है कि कितने वोल्टेज पे सप्लाई आ रहा है, कहाँ से आ रहा होगा, कैसे कैसे डिस्टेंस बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, जानती हैं सब? लेकिन एसी चला के मस्त दहाड़ के सोती हैं कि नहीं सोती हैं? यानी लाइट का मजा ले रही हैं, भले ही लाइट के बारे में जानती ना हो। तुम किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, कुछ अच्छा ऑर्डर करते हो, तो क्या किचन में जाकर उसके साथ काम करते हो? वो अच्छा पका के दे देता है, तुम खाने से मतलब रखते हो कि पीछे की बवासीर ध्यान देते हो? खाने से मतलब रखते हो ना। तो हम जीवन में बहुत सारी चीजों के बारे में नहीं जानते, फिर भी हम उसका आनंद ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं? और मैकेनिज्म के पीछे हम लोग नहीं पड़ते हैं। कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है, अब तुमको सब मालूम है कि क्या शटर स्पीड है, क्या कैसे कितने कहाँ सेव हो रहा है, कैसे रिकॉर्ड करता है, मालूम है सब कुछ। लेकिन अपन वीडियो शूट करके यूज करते हैं कि नहीं करते हैं? बोलो हाँ। यानी एक बात तो तुम्हारे दिमाग में घुस जाना चाहिए कि बहुत ये संसार परमात्मा का बनाया, ये संसार इतना विशाल और इतनी इसमें डाइवर्सिटी है कि सब कुछ इंसान जान नहीं सकता। वो अपनी इंटरेस्ट की चीज जान ले, वही बहुत बड़ी बात है। बोलो हाँ। तो अब आगे मुझसे सवाल नहीं कर पाओ इसलिए इतनी बातें बोल रहा था। एक मशीन होता है जिसका नाम है कॉम्यूटेटर। क्या नाम है? कॉम्यूटेटर की एक खास बात होती है कि इससे जिस प्लेट को जो पोटेंशियल चाहो वो दे सकते हो। समझे कि नहीं समझे? अब कैसे दे सकते हो ये सवाल नहीं कर सकते हो, नहीं तो मैं तुम्हें एक हजारों सवाल तुमसे कर दूंगा कि कैसे। बोलो। आदमी के दो ही हाथ हैं, कैसे? बताओ, इसका कोई जवाब है? इसका कोई जवाब नहीं है ना। ठीक है, तो देखो कॉम्यूटेटर एक मशीन है जिसकी मदद से हम किसी भी प्लेट को, कोई भी, जैसे एसी एक मशीन है जिसकी मदद से हम गर्मी में क्या एहसास कर लेते हैं? ठंडी। बोलो कि नहीं? अब एसी बनाने सीखने जाती हो कि खरीद के लगा लेती हो? तो कॉम्यूटेटर, वैसे मैं इसके मैकेनिज्म को भी जानता हूँ, जैसे पोटेंशियोमीटर वगैरह तो फिजिक्स में है ना। बोलो। बट कॉम्यूटेटर भी एक्चुअली फिजिक्स का टर्मिनोलॉजी है। कॉम्यूटेटर एक मशीन होता है जिसकी मदद से किसी भी प्लेट को कोई भी पोटेंशियल दिया जा सकता है। ओके, ठीक है। अब जरा देखो, अब ये मत पूछना कि कैसे दिया जा सकता है सर, ठीक है, वो मशीन का काम है कैसे दिया जा सकता है। कॉम्यूटेटर की मदद से हम एनोड को नेगेटिव पोटेंशियल देना शुरू करते हैं। क्या शुरू करते हैं? एनोड पे होता क्या है? बट अब दे क्या रहे हैं? कैसे दे रहे हैं? डन। तो जैसे ही इस पे नेगेटिव पोटेंशियल देंगे तो वही एनोड जो पीछे इलेक्ट्रॉनों को क्या कर रहा था, अट्रैक्ट, वो अब क्या करने लगेगा? पक्का? क्या रिपेल करते ही सारे इलेक्ट्रॉन रुक जाएंगे? नहीं, क्योंकि उनके पास काइनेटिक एनर्जी है कि नहीं? बोलो। रिपल्शन को भी दाबते हुए चढ़ते चले जाएंगे कि नहीं? तो हम फिर और बढ़ा देंगे। बोलो हाँ। फिर और बढ़ा देंगे। कोई तो ऐसा नेगेटिव पोटेंशियल होगा जब यहां से आने वाले सारे इलेक्ट्रॉनों पर इतना ज्यादा रिपल्शन लगने लगे कि वो कैथोड से चलकर एनोड तक पहुंच ना सके। एक्सेप्ट करते हो ये बात? कोई तो ऐसी वैल्यू होगी जिस पर यहां से कोई भी इलेक्ट्रॉन चल के यहां पहुंच नहीं। तो गौर पूर्वक सुनना, उसको बोलते हैं कट ऑफ पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? अब सुनना ध्यान से कि दैट नेगेटिव पोटेंशियल applied to anode with respect to cathode, इसके सापेक्ष दिया गया है ना, applied to with respect to
at which photoelectric current becomes zero is called तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट कब जीरो होगा? जब कोई इलेक्ट्रॉन यहां से चल के यहां पहुंच एक बार में समझ गए या बार बार बोलूं? डू यू हैव एनी क्रॉस ओपिनियन? ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग, कट ऑफ पोटेंशियल। कट ऑफ पोटेंशियल, कट ऑफ पोटेंशियल लिखिएगा। That negative potential applied to anode with respect to cathode, that negative potential applied to anode with respect to cathode at which photoelectric current becomes zero। अब ये तो सबके पास कॉमन सेंस होगा कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट कब जीरो होता है? जब कोई भी इलेक्ट्रॉन यहां से चल के यहां पहुंच नहीं पाएगा। एट विच फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम्स जीरो। ठीक है, इट्स ओके, बोलो, स्टार लगा के लिख दो। एनोड को नेगेटिव पोटेंशियल एक मशीन के थ्रू दिया जाता है जिसे कॉम्यूटेटर कहते हैं। एक तरह मशीन मतलब एक इक्विपमेंट है वो, जैसे रेजिस्टेंस नापते हैं, फिजिक्स में एक्सपेरिमेंट किए होंगे, जॉकी वायर सुने हो? पक्का? तो वो रेजिस्टेंस नापने वाला एक्सपेरिमेंट किए थे स्कूल में कि नहीं किए थे? हाँ, तो वैसे ही इसके एक्सपेरिमेंट में जैसे वो इतना बड़ा बॉक्स जैसा रहता है कि नहीं रहता है, वैसे ही ये कॉम्यूटेटर भी होता है। तो एनोड को नेगेटिव पोटेंशियल देने के लिए कॉम्यूटेटर का यूज होता है, या एक मशीन का यूज होता है जिसे कॉम्यूटेटर कहते हैं। डन? पक्का? उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अब देखो, एकदम ध्यान से देखो, पहले दिमाग में एक बात बसा लो कि अब जो भी कुछ पढ़ने चल रहे हैं वो हम लोग कट ऑफ पोटेंशियल पे पढ़ने चल रहे हैं। क्या बोला मैंने? तो ये आप अपनी कॉपी में भी लिख दो। अब आगे की सारी बातें कट ऑफ पोटेंशियल पे होने चल रही हैं, लिख दो। अब नहीं तो बाद में बच्चा कंफ्यूज करता है, खुद भी और मुझे भी। अब सारी बातें किस पर होंगी? कट ऑफ पोटेंशियल पे होंगी। बच्चों देखो, एकदम सावधानी पूर्वक देखो, इस पर क्वार्ट्ज की एक विंडो के थ्रू सन आके गिर रहा था, सॉरी सन लाइट आके गिर जाएगा तो हमारी बैंड बच जाएगी। बोलो, ठीक है। इंसान बदमाश होता है, सब कुछ मैनिपुलेट कर लेता है। अब उसने इससे सूर्य हटा दिया, यानी कि सूर्य तो हटा नहीं सकता वो, उसने अपनी व्यवस्था को हटा लिया, यानी मतलब सन को तो नहीं चेंज कर सकता, बट ये अपना व्यवस्था तो चेंज कर सकता है ना। अब उसने आर्टिफिशियल लाइट गिराई। क्या गिराई? आर्टिफिशियल लाइट। और गिरने वाली लाइट के इंटेंसिटी को सन वाली लाइट के इंटेंसिटी के जस्ट डबल कर दिया। क्या कर दिया? अब ये मत कहना जस्ट डबल कर दिया, नहीं तो दूल्हे का चेहरा सुहाना लगता है। मैंने बोला क्या बोला? कहें सुहाना लगता है। पूरी बात को जब मैं पूछूं क्या बोला तो रिपीट करें। ये बताता है कि हम कितना अटेंटिव होकर के सुन रहे हैं। मैंने बोला कि पहले जो सन से यहाँ लाइट गिर रही थी उसकी कुछ इंटेंसिटी रही होगी। वैज्ञानिकों ने अपनी व्यवस्था को अलग हटा लिया और उस पर एक आर्टिफिशियल लाइट प्रोजेक्ट किया जिसकी इंटेंसिटी सन लाइट की इंटेंसिटी के क्या थी? डबल। पक्का? और जब उन्होंने इंटेंसिटी को डबल किया, क्या कर दिया? केस वन मान देता, इंटेंसिटी को, गिरने वाली लाइट की इंटेंसिटी को क्या कर दिया? डबल। तो उन्होंने पाया कि करंट अभी भी क्या है? जीरो। बोलो, यानी कि गिरने वाली लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ा दिया, उसके बावजूद भी कोई इलेक्ट्रॉन यहां से चल के यहां पहुंच नहीं।
अगर इलेक्ट्रॉन पहुंच गया होता तो करंट जीरो नहीं होता, लेकिन करंट जीरो है जो इस बात का एविडेंस है कि इलेक्ट्रॉन पहुंचा नहीं। मानते हो कि नहीं मानते हो? और इलेक्ट्रॉन जरा बताओ कट ऑफ पोटेंशियल पर कब वहां पहुंचेगा? जब उसका क्या बढ़ जाए? आवाज नहीं आई। वेरी गुड, इतना समझता है ना? क्योंकि उसको रोक लिया गया था ना। तो इसका मतलब कि मेटल प्लेट से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी गिरने वाली लाइट के इंटेंसिटी पे डिपेंड अगर करती होती तो हमने इंटेंसिटी को क्या कर दिया? तो एनर्जी भी क्या हो जानी चाहिए थी? पक्का। और एनर्जी डबल हो जाती तो हमें करंट मिलने लगना चाहिए था, लेकिन करंट जो इस बात का प्रमाण है कि इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में कोई परिवर्तन नहीं। इसलिए मैं एकदम नोट करा सकता हूं कि मेटल सरफेस से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की काइनेटिक एनर्जी गिरने वाले लाइट के इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती। मींस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द कैथोड इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट फ्रॉम द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंटेड रे। ओके, कितना परसेंट हो गए? ठीक है, रुको। फिर उसने एक दूसरा केस लगाया। क्या किया? उसने केस 2 में बच्चों इंटेंसिटी को तो कांस्टेंट रखा। क्या रखा? और उसने गिरने वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी को डबल कर दिया। क्या कर दिया? और पहले एक्सपेरिमेंट में उसने फ्रीक्वेंसी को क्या रखा था? कांस्टेंट। जिसके बारे में कुछ नहीं बोला इसका मतलब कांस्टेंट ही है। बोलो। और इंटेंसिटी को क्या कर दिया था? फिर भी उसे करंट मिली नहीं। इस बार उसने फ्रीक्वेंसी को डबल कर दिया। क्या कर दिया? और किसे कांस्टेंट कर दिया? उसकी बुद्धि हरी हो गई, उसको करंट मिलने लगा। यानी कि सर्किट में करंट अब जीरो नहीं है। यानी कुछ तो है ना। लोग कहें कि सर दोनों का एक ही मतलब है, जीरो जीरो लिखा है। अरे चलिए ये बराबर जीरो लिखा है और ये क्या लिखा है? जीरो। मैंने इनको पकड़ा, इनके जेब में हाथ डाला और निकाल लिया तो उसमें कुछ पैसा निकला। इसका मतलब इनके जेब में पैसा जीरो नहीं। पक्का ना? इसका मतलब पैसा है। करंट जीरो नहीं है, इसका मतलब करंट है। पक्का ना? तो कट ऑफ पोटेंशियल पर जब सारे इलेक्ट्रॉन इस पर नेगेटिव चार्ज होने की वजह से रोक लिए गए थे, उसके बावजूद भी मुझे क्या मिल गया? करंट। इसका मतलब कि जो कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे उनकी क्या बढ़ गई? तो क्या सिद्ध हुआ कि कैथोड प्लेट से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की काइनेटिक एनर्जी गिरने वाले लाइट के फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड अगर न करती होती तो फ्रीक्वेंसी डबल करने पर करंट क्या रहना चाहिए था? बट करंट जीरो। इसका मतलब उस पर डिपेंड करती है। पक्का? ठीक है। तीसरे केस में बुद्धि हरी हो गई। केस 3 में उसने इंटेंसिटी को भी डबल कर दिया और फ्रीक्वेंसी को भी। तो उसने देखा करंट भी क्या हो गई? डबल हो गई। अब जरा रुको, करंट क्या होता है? I होता है Q अपॉन T। करंट तभी डबल हो सकता है जब चार्ज डबल हो जाए, और चार्ज तभी डबल हो सकता है जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या डबल हो जाए। बिकॉज द पार्टिकल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चार्ज इज इलेक्ट्रॉन। चार्ज तभी डबल होगा व्हेन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डबल। बोलो हाँ। ध्यान पूर्वक सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। इंटेंस फ्रीक्वेंसी डबल किया तो करंट मिला, और फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी दोनों डबल किया तो करंट डबल हो गया। क्या सिर्फ फ्रीक्वेंसी डबल करने से करंट डबल हुआ था? नहीं। वहां सिर्फ करंट मिला। नहीं समझा? अब दोनों को डबल करने पे करंट डबल हो गया। इसका मतलब अब सुनना कि मेटल प्लेट से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों के जो नंबर्स होते हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं? और उनकी काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब पहले केस में जब मैंने इंटेंसिटी डबल किया था तो यहाँ दुगने इलेक्ट्रॉन निकल गए थे, लेकिन वो वहां पहुंच नहीं, क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी में कोई परिवर्तन नहीं। समझे कि नहीं समझे? पहले केस में जो यहाँ इलेक्ट्रॉन निकले थे वो आई इंटेंसिटी के डबल थे, लेकिन क्या करोगे? डबल हो या ट्रिपल हो उससे कोई फर्क पड़ता है क्या? डबल ट्रिपल होने से फर्क नहीं पड़ता, उनको वहां पहुंचना पड़ेगा। पता नहीं समझा? तो तीसरा केस हमको ये सिद्ध करता है कि the number of ejected electron from the cathode is directly proportional to the intensity of incidented light, as well as the kinetic energy of the ejected electron, or we can say photoelectron, is depends upon the frequency of the light. पता नहीं समझा प्लीज?
अच्छे से? डू यू हैव एनी क्रॉस ओपिनियन, एनी क्रॉस क्वेश्चन? ठीक है, इस डायग्राम को दोबारा बना दें। रफ डायग्राम वैसे बनाएं जैसे मैंने बनाया है। ऐसे पढ़ा देंगे, फिजिक्स में पढ़ने की भी जरूरत नहीं लगेगी और आपका समय बच जाएगा। नहीं तो अभिनव सर बेचारे पढ़ाएंगे तो है ही। टाइम का बचना इंपॉर्टेंट बात है कि नहीं? टाइम बचना चाहिए। खासकर रिपीटर के बच्चे को स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क। हमारे पास बहुत कम समय है और उसमें हमें बहुत अच्छा करना है, क्योंकि इन्हीं सिचुएशंस में आगे बढ़ना है। समय को लेकर के हमें रोना नहीं है। और हमने अच्छा लीड लिया है, एटॉमिक स्ट्रक्चर हमने ठीक ठाक खींच दिया है। केस 1 आपने लिखा, आपको मैंने डायग्राम बनाने को बोला था ना, तो आगे आप क्यों चल रहे हैं? आप डायग्राम बना दिए? बोलो, केस 1 लिख दिए? केस 1 लिखो। केस 1 में क्या है? फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट और इंटेंसिटी डबल हो गई। जगह पे लिखना केस 1, मेरी तरह मत लिख देना, मुझे नोट्स नहीं बनाना है। सब नोट्स मेरे भेजे में है। केस 1 लगा दिया? ठीक है। केस 1 में आपने क्या किया? इंटेंसिटी को डबल कर दिया, फ्रीक्वेंसी को, और करंट क्या है? 0। स्टार रिजल्ट लिखो। मीन्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द कैथोड means kinetic energy of ejected electron from the cathode do not depends upon the बोलो, do not depends upon the intensity of incidented light। मुझे लगता है एकदम परफेक्टली समझ गया होगा, क्यों सुषमा? नेक्स्ट केस 2। केस 2 में लिखोगे कि इंटेंसिटी इज कांस्टेंट एंड फ्रीक्वेंसी इज डबल्ड। इस बार आई 0 नहीं है। आई का 0 न होना यानी कि आई है, करंट है, तो लिख दीजिएगा रिजल्ट। और कट ऑफ पोटेंशियल पर बाबूजी करंट तभी मिल सकता है जब इलेक्ट्रॉनों की क्या बढ़ जाए? फील करते हो कि नहीं ये बात? मैंने कहा था हिंदी में लिख लो कि ये सारी घटना हम लोग कब डिस्कस कर रहे हैं? कट ऑफ पोटेंशियल। कट ऑफ पोटेंशियल पे अगर फ्रीक्वेंसी डबल कर देने पे करंट मिल गया, इसका मतलब कि उसका क्या बढ़ गया? काइनेटिक एनर्जी। तो रिजल्ट में लिखना कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस is depends upon the frequency of incidented light. Kinetic energy of the ejected electron from the metal surface. Kinetic energy of the ejected electron from the metal surface, सरकार, is depends upon the frequency of the incidented light। यानी कि किसी मेटल सरफेस से निकलने वाली इलेक्ट्रॉनों की काइनेटिक एनर्जी गिरने वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। सरकार समझ में आया इतना? केस 3। केस 3 मिश्रा जी क्या हो जाएगा? दोनों को डबल करके लिखें। इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी दोनों को डबल किए तो करंट मिली और 2 गुनी मिली। तो करंट का डबल मिलना किस बात का प्रमाण है? चार्ज का डबल हो जाना। चार्ज का डबल हो जाना किस बात का प्रमाण है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का डबल हो जाना। अब अगर सिर्फ फ्रीक्वेंसी डबल करने से ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डबल होते तो केस 2 में ही हो जाना चाहिए था। बोलो, इसका मतलब इंटेंसिटी डबल करने पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डबल होते हैं। समझ तो गए ही होगे। रिजल्ट लिख लो। मीन्स नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस means number of ejected electron from the metal surface depends upon बोलो,
intensity of incidental light is depends upon the intensity of incidented light. Done? But their kinetic energy depends upon the frequency. बस इतना बहुत हो गया। ठीक है भाई, किसी को कोई तकलीफ, कोई समस्या सरकार? आगे चल दूं? ठीक है, आगे चलेंगे तो आगे हम लोग पढ़ेंगे वर्क फंक्शन। क्या पढ़ेंगे? वर्क फंक्शन। लिख दीजिए फट से हेडिंग। महक, अगर सरकार मेरे किसी मेटल पे टॉर्च जला दो तो क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने लगता है? नहीं। जितने भी सोलर एनर्जी से चलने वाली चीजें हैं, सबके पीछे का बेसिक फिनोमिना क्या होता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखो ऊपर छत पे प्लेटें लगी रहती है कि नहीं? बोलो। तो क्या उन सोलर प्लेट्स पे या सोलर पैनल्स पे टॉर्च जला दोगे तो बैटरी चार्ज हो जाएगी? नहीं। बोलो। नहीं। पक्का? मोमबत्ती जला दोगे तो बैटरी चार्ज हो जाएगी? पक्का? टॉर्च से भी तो लाइट जा रही है, मोमबत्ती से भी तो लाइट जा रही है, फोन से भी तो लाइट जा रही है। इसका मतलब कि मेटल सरफेस से हर ऊर्जा के गिरने पर इलेक्ट्रॉन का जो रिमूवल है वो संभव नहीं है। मींस इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट इजेक्टेड एट एवरी लाइट। उसको लिए एक फिक्स वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी चाहिए, जो कौन देता है? सूर्य। बोलो। हाँ। नहीं तो चंद्रमा के पास भी तो लाइट होता है, पर वो क्या चार्ज कर देता क्या सोलर पैनल्स को? नहीं कर सकता ना। तो ये सारी घटनाएं तुम्हारे दिमाग को किधर खींच रही हैं? ये बात को मानने की तरफ खींच रही हैं। क्या? कोई बात नहीं, मानने की तरफ खींच रही हैं। क्या? कि सभी लाइट के गिरने से इलेक्ट्रॉन कभी भी मेटल से निकलता नहीं। तो क्या मजे ही मजे हो जाते? लेकिन सारे से नहीं गिरता, वो सिर्फ कुछ फिक्स फ्रीक्वेंसी की लाइट से गिरता है। बोलो। यानी कि अगर तुम्हें मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो जो इस पर लाइट गिर रही है उसकी फ्रीक्वेंसी, क्या बोला? उसकी फ्रीक्वेंसी एक फिक्स वैल्यू से बड़ी या बराबर होनी चाहिए। समझे कि नहीं समझे? अगर इससे छोटी हुई तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं। 10 रुपए लेके जाते हो, समोसा मिल जाता है, तो 500 लेके जाओगे तो मार के भगा देगा? 9 लेके जाओगे तो मार के भगा सकता है। जितने का चाहिए उससे कम नहीं होना चाहिए, उससे ज्यादा पे चलेगा। मानते हो कि नहीं मानते हो? ठीक है। तो मेरे प्यारे सरकार, गिरने वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी एक फिक्स वैल्यू से बड़ी या बराबर होनी चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए। और उस फिक्स वैल्यू का नाम है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या नाम है उसका? उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। आई बात समझ में कि नहीं? अब सुनना गौरपूर्वक कि क्या अगर गिरने वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम हो जाए तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा ही नहीं। जब तक गिरने वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है तभी तक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने की संभावना बरकरार है। समझे कि नहीं समझे? तो यानी कि ये वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है। क्या बोला? जिस पे क्या होता है? पक्का ना? तो इससे जुड़ी हुई जो ऊर्जा होगी वो मिनिमम एनर्जी होगी, जिस पे क्या होगा? तो देखो डेफिनेशन क्या है, लिखिएगा। दैट मिनिमम एनर्जी एट विच फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टेक्स प्लेस, दैट मिनिमम एनर्जी एट विच फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टेक्स प्लेस is called work function. इसी को किसी किसी किताब में दूसरी तरीके से लिखता है, आप भी लिख लो और करके, कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी मेटल सरफेस, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove an electron from any metal surface, minimum amount of energy
required to remove an electron from any metal surface is called, बोलो, वर्क फंक्शन। यानी कि किसी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम से कम जो ऊर्जा लगती है, कम से कम जो एनर्जी लगती है, उसे क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन बोलते हैं। क्लियर? बोलो, पक्का ना? ठीक है, स्टार लगा के लिखिएगा। इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मेटल। अलग अलग मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अलग अलग ऊर्जा लगेगी कि नहीं लगेगी? पक्का? इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मेटल। अब गौरपूर्वक सुनना, सरकार मान लो सेम मेटल ले लिया, सोडियम ले लिया। अरे कुछ बोलोगे बे? अब एक इलेक्ट्रॉन इसके पहले लेयर में है, इसके अंदर वाले लेयर में भी तो इलेक्ट्रॉन होगा, उसके और अंदर वाले लेयर में भी तो इलेक्ट्रॉन होगा। तो किस इलेक्ट्रॉन को सबसे आसानी से निकाला जा सकता है? पक्का ना? क्योंकि बाकी कुछ एनर्जी अपनी टक्कर में भी वेस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? तो एक ही मेटल के अलग अलग इलेक्ट्रॉन के लिए क्या मतलब? वर्क फंक्शन सेम होगा? इतना कूटूंगा ना, क्या होगा? अलग अलग। मींस एक ही मेटल के अलग अलग इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए लगने वाली ऊर्जा अलग अलग हो सकती है अगर वो अलग अलग लेयर से हो। बोलो हाँ। तो स्टार लगा के एक पॉइंट और लिखना कि इट मे बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेम मेटल। मे बी क्या? इट इज डिफरेंट लिखो, मे बी काट दो, इट इज डिफरेंट, क्योंकि मे बी में बराबर की भी संभावना है। इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट इलेक्ट्रॉन ऑफ सेम एटम या सेम मेटल। इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट इलेक्ट्रॉन ऑफ सेम मेटल। डन? दहाड़ के? ठीक है, पक्का? हाँ, एक ही सब सेल में रहा तो सेम भी हो सकता है। एक ही शेल में रहा तो भाई बिल्कुल, अगर यहीं से दूसरे निकाले तो सेम भी हो सकता है, अलग अलग लेयर से निकाले तो डिफरेंट भी हो सकता है। पक्का ना? बोलो। ठीक है, अगला पॉइंट लिखें, स्टार लगा के। मिनिमम फ्रीक्वेंसी एट विच photoelectric effect takes place is called threshold frequency. Minimum frequency at which photoelectric effect takes place is called threshold frequency. Done? It is also different for different metals. It is also different for different metals. डन? बोलो। एंड रिप्रेजेंटेड बाय न्यू नॉट। और इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? न्यू नॉट से। एंड रिप्रेजेंटेड बाय न्यू नॉट। ये दो केसेस लिखिए। इफ न्यू क्या है? गिरने वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी। बोलो। ये देखो न्यू क्या है? गिरने वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी। चलो ये डायग्राम बना दो। सन बनाओ, मेटल बनाओ और इलेक्ट्रॉन बनाओ, उस पर एनर्जी गिराओ। सन बनाएं, मेटल बनाएं, इलेक्ट्रॉन बनाएं, उस पर न्यू फ्रीक्वेंसी की एनर्जी गिराएं। बोलो, हो गया? डन? ठीक है, ये दोनों केस लिख दीजिए। समझ में आया कि नहीं आया? रफ्तार बढ़ाओ, रफ्तार बढ़ाओ। न्यू इज लेस देन न्यू नॉट हो जाएगा तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, और न्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू न्यू नॉट हो जाएगा तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। हाँ दीदी बोलो, समझा है? ठीक है। एच की वैल्यू तो जानते ही होगे, 6.023 टू 10^23 कितना होता है? थैंक यू, जूल सेकेंड।
हो गया? ठीक है, अब अगला हेडिंग डाल दीजिए वर्क फंक्शन के बाद के मैक्स। के मैक्स यानी अधिकतम काइनेटिक एनर्जी। हो गया? ठीक है, इधर देखो, मान लो मैं इनका ऐसे हाथ पकड़ूं, ठीक है, और ऐसे झटका मारूं बाहर की तरफ खूब जोर से, 100 जूल की ताकत लगा दूं, बोलो 100 जूल का वर्क कर दूं, और इनको बॉडी को पिक करने में जो एनर्जी वेस्ट हुई मान लो 20 जूल थी, तो कितनी जूल एनर्जी लेके लड़खड़ाती हुई अगर दीवार जाके दीवार से टकराएंगी? 80। ये समझ में आ गया? ये तो आगे भी समझ में आया। तुम्हें समझा नहीं समझ में? कि नहीं सर मैं तो लड़खड़ा रही थी। समझा? पक्का? ठीक है, अब इधर देखो, मान लो कि किसी मेटल में एक इलेक्ट्रॉन है और इस पर क्या गिर रही है? न्यू फ्रीक्वेंसी की एक लाइट गिर रही। कितने फ्रीक्वेंसी की? इस पे कुल कितनी ऊर्जा गिरी? एच न्यू। बोलो हाँ। वर्क फंक्शन में एक चीज बताया ही नहीं कि तो फाई क्या हो जाएगा? एच न्यू नॉट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्योंकि न्यू नॉट पे ही तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है ना, मिनिमम यही फ्रीक्वेंसी है ना, तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी से जुड़ी हुई एनर्जी मिनिमम होगी ना, तो इसको फाई से रिप्रेजेंट करते हैं और ये किसके बराबर हो जाएगा? एच न्यू नॉट। ये समझा कि नहीं समझा? अब किसी लाइट की एनर्जी किससे मिलती है? उसकी फ्रीक्वेंसी से। तो फ्रीक्वेंसी कम से कम कितनी होनी चाहिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए? न्यू नॉट। तो इसी से जुड़ी हुई एनर्जी ही तो कम से कम होगी, क्योंकि वर्क फंक्शन का क्या डेफिनेशन था कि कम से कम वो एनर्जी जिस पे क्या हो जाए? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो कम से कम वो एनर्जी कितनी होगी? एच न्यू नॉट। उसी क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन। समझ लगा? एच न्यू नॉट। ठीक है, अब देखें तो कुल कितनी ऊर्जा गिरी? एच न्यू। निकालने में कितनी वेस्ट हुई? बाकी लोग बेटा पान खाए हैं तो जरा बोलें, देखिए निकालने में कितनी एनर्जी वेस्ट होती है? तो इस पर टोटल गिरी कुल कितनी एनर्जी? निकालने में कितनी वेस्ट हुई? तो बची कितनी? अबे कुल इसके पास 100 रुपया आया, 20 रुपए इसके उठाने के लिए लगे, तो बचा कितना इस पे? तो कुल एनर्जी गिरी एच न्यू, निकालने में वेस्ट हुई तो बची कितनी? अबे बताएगा ना, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट बची ना। कितनी बची? यही लेके भागेगा वो। चक्कर आ गया तो यही लेके भागेगा तो यही उसकी क्या हो जाएगी? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। नहीं समझा? ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। पक्का समझा? पता नहीं समझा कि नहीं समझा? पक्का? ठीक है, इधर देखो एक बार फिर से बता देता हूँ। न्यू फ्रीक्वेंसी गिर रही है, न्यू फ्रीक्वेंसी से जुड़ी हुई ऊर्जा पाने के लिए तुम्हें सर नीचे पैर ऊपर करने की जरूरत नहीं, सिर्फ उसमें एच से क्या कर देना है? मल्टीप्लाई। तो कितनी ऊर्जा गिरी? एच। निकालने में कितनी वेस्ट हुई? वर्क फंक्शन के बराबर। और वर्क फंक्शन क्या होता है? एच न्यू नॉट। तो बची कितनी? वही लेके टॉन दंदन दंदन भागेगा। बोलो, जैसे ये भाग रही थी 80 लेकर के, तो इसी को क्या बोल देंगे? के मैक्स। अब अगर मैं इधर देखो, के मैक्स जो आया लल्ला, वो किसके बराबर आया? एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। अब अगर मैं वाई एक्सिस पे के प्लॉट कर दूं, बोलो मैक्स, और एक्स एक्सिस पे न्यू, तो ये वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स माइनस सी जैसा जाएगा कि नहीं? एम एक्स माइनस सी जैसा ग्राफ कैसे जाएगा? थांबा, y की वैल्यू 0 पुट करो तो x कितना आ जाएगा? c बाई एन। तो x पॉजिटिव आया कि नहीं आया? अबे बोलो। ठीक है, फिर से देख लो लल्ला, y की वैल्यू 0 पुट करोगे तो x क्या आ जाएगा? c। यहीं पटक दूंगा टमाटर जैसा, ध्यान से बोलो क्या आएगा? तो c बाई एम किधर आएगा? x एक्सिस पे। ठीक है, और जरा देखो x की वैल्यू 0 पुट करो, y क्या आ गया? नेगेटिव। तो y नेगेटिव कहाँ आएगा? ऊपर। ओके ओके, तो ये ग्राफ किताबों में ऐसा दिया रहता है, एक्चुअली वो ऐसे पीछे तक जाएगा। समझ लगा? पक्का? कितना % पक्का? बना दोगे?
गड़बड़ी नहीं करोगे? ठीक है, नोट कर लीजिए। थियरी खत्म। लेकिन थियरी से कुछ नहीं होता, आना चाहिए क्वेश्चन। लवकर लिहा। हो गया? ठीक है, ये ग्राफ बना दिया। ठीक है, अब एक बात और पूछ लेता है कभी कभी बच्चों, अगर मैं कहूं कि इंटेंसिटी बढ़ेगी तो n बढ़ेगा। n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या मैं कहूं q बढ़ेगा, q है चार्ज, बोलो हाँ। या मैं कहूं I बढ़ेगा, I क्या है? करंट, बोलो हाँ। कितना परसेंट? हाँ, 100%। यानी कि अगर मैं I की बात करूं तो I भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंटेंसिटी के, Q भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंटेंसिटी के, N भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंटेंसिटी। तो मैं इसको लिख सकता हूं ना कि ऐसे भी लिख सकता, देखो इंटेंसिटी इक्वल्स टू K इंटू आई, और मेरी मर्जी, बोलो। और इंटेंसिटी इक्वल्स टू K इंटू Q, इंटेंसिटी इक्वल्स टू K इंटू N, कहो हाँ। अब देखो तुम्हारे तोते कैसे उड़ाएगा, वो ऐसे लिखेगा, यहाँ लिख देगा इंटेंसिटी और यहाँ लिख देगा करंट। क्या लिख देगा? पक्का? तो इंटेंसिटी और करंट में क्या रिलेशन है? y इज इक्वल्स टू, तो ग्राफ ऐसा जाएगा कि नहीं? अगर उसने यहाँ इंटेंसिटी लिख करके यहाँ चार्ज लिख दिया तो भी ऐसा जाएगा। अगर उसने यहाँ इंटेंसिटी लिख के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख दिया, बोलो। अबे कैसे शांत बैठे हो बे? तो सारे ग्राफ ऐसे जाएंगे कि नहीं? लवकर लिखा। केमिस्ट्री वाला इस टॉपिक को अच्छा नहीं पढ़ा पाता, क्योंकि एक्चुअली ये पूरी तरह से क्या है? फिजिक्स। केमिस्ट्री वाला तो एनसीईआरटी 2-4 लाइन बोल के भक्क से भाग लेता है। और ये क्लास फिजिक्स की नहीं है, ये क्लास केमिस्ट्री की है। अभी लोगों प्रैक्टिस लेते हैं तब देखो। मोनोक्रोमैटिक लाइट का मतलब समझती हो? जो मोमोज जैसी हो, मोनोक्रोमैटिक। ऐसा है क्या? जिसमें एक वेवलेंथ होता है उसे क्या बोलते हैं? मोनोक्रोमैटिक लाइट। अब जैसा कि इतने सालों से पढ़ाते पढ़ाते मेरा अनुभव है कि बच्चे बहुत खिलाड़ी होते हैं। जो बच्चा अति लापरवाह रहता है अपने बचपन के दिनों में, वो धीरे धीरे आने तक उसकी मानसिक क्षमता साइंस समझने भर की रह ही नहीं जाती। ऐसी स्थिति में उसे बहुत दिक्कत होती है। तो बट मैं सबको ध्यान में रखते हुए पहले चीज़ों को बता दूंगा, उसके बाद भी ना अगर समझ में आए तो थोड़ा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। पहले क्या बता दूंगा, यूनिटरी लॉ जानते हो? हाँ। जैसे मान लो कि तुमको बोला कि एक, इसको लिख दिया ना पूरा, एक बैग है, ये करना अगर नहीं आया तो मज़ा नहीं आएगा। इसमें 200 आम हैं। कितने आम हैं? 200 आम।
मैंगो। अब इसको कोई बताओ, कोई वीडियो देखेगा हंसेगा मेरे ऊपर, बट बताना जरूरी है क्योंकि मैं जानता हूँ कि बच्चे नहीं जानते रहते। और एक आम का वजन 2 किलोग्राम है। कितना है? 2। तो इस बैग का कुल वजन कितना हुआ? 400 किलोग्राम। कैसे आया? टोटल मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मैंगो इंटू मास ऑफ 1 मैंगो। तो 200 इंटू 2। बोलो हाँ। अब उल्टा सुनो, इसे तो बच्चा बिल्कुल भी नहीं कर पाता है। एक बैग है, उसमें आम भरा हुआ है और टोटल वजन है 400 किलोग्राम। कितना है? 400 किलोग्राम। और एक आम 2 किलोग्राम का है। कितने का? 2 किलोग्राम। तो बैग में कुल कितने आम? 200। तो कैसे आया? टोटल मास डिवाइडेड बाय मास ऑफ 1 मैंगो। समझे क्या? अब जैसे इसे आम कहते होंगे सर आम खाने में अच्छा लगता है इसलिए कर दिया मैंने, नहीं तो नहीं करता। अब जब ये फोटोन वगैरह में अप्लाई करने को आएगा तो वहां करते रहना, ठीक है? अब जैसे देखो प्यारे, अब कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। सभी थियरी का शान क्या होता है? न्यूमेरिकल। जब तक हम न्यूमेरिकल ना करें तब तक कोई मतलब मेरे हिसाब से तो नहीं रहता है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपन क्वेश्चन कर लेंगे वही अपनी ताकत रहेगी। देखें श्रीमान, क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो एक एक करके हम लोग जुटते हैं। ये आपके सामने एक ग्राफ बना हुआ है। ये तो कि कुछ और ले आ दिया क्या? अच्छा, ये तो धोखा हो गया। क्या हो गया? मैंने नाम दूसरा सेव कर दिया ना। ओके, दैट्स ऑल। कोई बात नहीं। एक बार बोलो मून। पापा रंजीत को न्यूमेरिकल करने के लिए किसी की जरूरत नहीं है, वो खुद में एक न्यूमेरिकल के बादशाह हैं। देखो कैसे, ऐसे कैसे है, ऐसे ससुर न्यूमेरिकल हम बना देंगे। लो, क्वेश्चन नंबर 1। एक बल्ब है। कैसा है? एक बल्ब। इस बल्ब पे लिखा है 60 वॉट। क्या लिखा है? 60 वॉट। ठीक है, एक बल्ब है उस पे क्या लिखा है? 60 वॉट। ठीक है, और कहता है कि ये जो लाइट इमिट कर रहा है वो मोनोक्रोमैटिक लाइट है। कैसी लाइट है? मोनोक्रोमैटिक लाइट इमिट कर रहा है। ठीक है सरकारों? अगर वो मोनोक्रोमैटिक लाइट इमिट कर रहा है तो बताओ कि जो है और उस मोनोक्रोमैटिक लाइट का जो वेवलेंथ है वो है 0.6 माइक्रोमीटर। कितना है? 0.6 माइक्रोमीटर। तो हमसे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ फोटोन, क्या पूछ रहा है? नंबर ऑफ फोटोन इमिटेड पर सेकेंड। इमिटेड पर सेकेंड। जरा गौर पूर्वक देखें और साथ साथ नोट करते चलें। सबसे पहले ये बताएं कि हमारे पास एक बल्ब है, उस पे 60 वॉट लिखा है। ये तो वॉट वगैरह समझते होगे? तो हाँ सर, वॉट लगाना जानता हूँ। वो वॉट लगाने वाला वॉट नहीं, जो 60 वॉट। वॉट का क्या मतलब होता है बताओ? बैठे बैठे लो, सर वॉट लगाना तो जानती हूँ सर, वॉट का मतलब नहीं जानती। वॉट होता है जूल पर सेकेंड। क्या होता है? जूल पर सेकेंड। पक्का ना? हाँ। तो अगर कहीं लिखा है वॉट तो उसका मतलब क्या है? जूल पर सेकेंड। तो 60 वॉट का मतलब हो गया 60 जूल पर सेकेंड। बोलो हाँ। यानी कि एक सेकेंड में, 1 सेकेंड में कितनी एनर्जी इमिट कर रहा है? एक सेकेंड में इमिटेड एनर्जी आ गई। बट हमको क्या चाहिए? नंबर ऑफ फोटोन। पक्का ना? तो जैसे पीछे तुमने क्या किया था? नंबर ऑफ मैंगो इक्वल्स टू टोटल मास डिवाइड बाय मास ऑफ 1 मैंगो। तो इधर देखो, नंबर ऑफ फोटोन, इसको करने में बच्चा बहुत चाय चाय करता है। नंबर ऑफ फोटोन इन 1 सेकेंड। तो क्या हो जाएगा? टोटल एनर्जी। क्या हो जाएगा? डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ 1 फोटोन। अभी भी नहीं समझा? जब एक बैग में 400 किलो वजन था और एक आम 2 किलो का था, बैग में कितने आम? 200। कैसे आए थे?
अब मेरे को 1 सेकंड में टोटल इमिटेड एनर्जी मालूम है और नंबर ऑफ फोटोन चाहिए, तो क्या करूं, एक फोटोन की एनर्जी से डिवाइड कर दो। तो देखो यहाँ टोटल एनर्जी कितनी है, ये समझा कि नहीं? यूनिटरी लॉ है, 7वीं 8वीं क्लास से पढ़ाया जाता है, एकिक नियम, यूनिटरी लॉ। 60 डिवाइडेड बाई एनर्जी ऑफ वन फोटोन hc बाई, अब देखो hc की वैल्यू आज के बाद दोबारा मत निकालना, हमेशा याद रखना 2 इंटू 10 की पावर माइनस जूल सेकेंड। बोला हाँ, क्योंकि 6.634 इंटू 10 की पावर माइनस 34 मल्टीप्लाइड बाई 3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 8 करोगे, टाइम लगेगा ना, तो उसको हमेशा मेमोराइज करके रखो। 2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 25 राउंड ऑफ वैल्यू है, ठीक है। तो इधर देखो भैया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 60 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस, बोलो 25, और लैम्डा ऊपर चला जाएगा। ये सारी वैल्यूज SI में हैं, तो डिस्टेंस भी किस में लेना पड़ेगा, यानी वो लैम्डा SI में लेना पड़ेगा ना। तो रुको, 1 माइक्रोमीटर कितने मीटर बराबर होता है, तो 0.6 इंटू 10 की पावर माइनस 6 मीटर लिखूंगा ना। नहीं समझा ये बात, सबको समझा ना, ठीक है। अब जरा देखो शेरों, यहां से मुझे नंबर ऑफ फोटोन आ जाएगा, तो देखो ये 6 इंटू 6, 6 जा 36, एक जीरो पे डेसिमल लग जाएगा, इंटू 10 की पावर ये माइनस 6 है, ये ऊपर जाएगा तो प्लस क्या हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 2, तो ये क्या हो गया 18 दूनी 36 इंटू 10 की पावर 19, इतना इलेक्ट्रॉन निकलेगा प्रति सेकंड। समझ लगा, सॉरी इतना फोटोन निकलेगा प्रति सेकंड। नहीं समझा? अब ये मत कहना सर दोबारा बता दीजिए, मैं भी इंसान हूं ना, थोड़ा मेरे ऊपर रहम करना, क्योंकि वो बच्चा मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जो क्या कहता है नहीं। एक तो ऐसे जैसे मैंने हाँ भाई तुम बताओ, तो कहता है सर प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। मैं कहा साले अब तक क्या कर रहा था तू? जैसे कोई क्लास में किसी से क्वेश्चन पूछो तो कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं, उनसे कहो हाँ भाई आप बताइए, तो कहते हैं सर प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। तो अब तक क्या घास छिल रहे थे? और दूसरा कहते हैं सर फिर से बता दीजिए। भाई डाउट पूछ, बच्चे के पास 10 बार डाउट पूछने का हक है, कोई टेक्निकल डाउट, बट ये अगर कोई कहता है फिर से बता दीजिए, बड़ा मतलब अजीब सा लगता है। हो गया क्वेश्चन, समझ में आया ना? टाइम है ना 10 मिनट 15 तो है, 2 3 4 क्वेश्चन तो करा ही दूंगा। नोट सबके कंप्लीट हैं? जो कल जो क्वेश्चन दिया था थोड़े तकलीफ गए बने? वैसे आप अच्छा कर रहे हैं, बट बच्चे के साथ बहुत डर लगता है, वो बीच बीच में लड़खड़ाता है, वो मत लड़खड़ाना मत, एक रिदम में चलते रहना। आ जाएगा धीरे धीरे, अरे इतना क्वेश्चन किए हो, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा, घबराओ मत। एकदम से डिस्कनेक्ट हो जाओ। स्क्रीन टाइम अगर 2-3 घंटे से ज़्यादा आ रहा है फ़ोन का, तो समझ लो कि डेंजर जोन में हो गया। इतना समझ में आया? चलो एक मौका दे दे, तक पूछ लो, कुछ पूछना हो तो। कुछ पूछना है? क्या किया, क्यों किया, कैसे किया, कुछ भी पूछ सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। मान लीजिए कि सरकारों, हाँ भैया कहाँ पे लाइट है, लाइट, अरे मैसेजिंग वाले लैंग्वेज में लिख दिया, लाइट LIGHT होगा। चैटिंग तो करते होगे तुम लोग, ये भाषा तो समझते ही होगे। इधर देखो, मान लो कि भाई है, भाई की मान लो पुरानी कोचिंग में कोई गर्लफ्रेंड रही हो,
और भाई को अपनी गर्लफ्रेंड देखने के लिए आंखों को, अबे हैं क्या कर रहा है, क्वेश्चन है। भाई को अपनी गर्लफ्रेंड को देखने के लिए, अबे गर्लफ्रेंड है कि राक्षस है? भाई को अपनी गर्लफ्रेंड को देखने के लिए आंखों को कम से कम 1 जूल की ऊर्जा चाहिए। कितनी एनर्जी चाहिए? 1 जूल। पक्का? और मान लो कि मैं तांत्रिक हूं और मैंने सूर्य के सभी ऊर्जाओं को धरती पे आने से रोक दिया है, सिर्फ ग्रीन लाइट आ सकती है। कौन आ सकती है? ग्रीन लाइट। तो भाई को ग्रीन लाइट की मदद से अपनी गर्लफ्रेंड देखना है और इस ग्रीन लाइट का जो वेवलेंथ है 550 nm है, 550 हैंग ऑन, न्यूटन मीटर नहीं बोला किसी ने, कितना है? नहीं। तो क्वेश्चन समझा? ए कोई हमारे पास कौन है? ए कौन है? ए कौन है सरकार? ए को किसको देखना है? अपनी गर्लफ्रेंड को देखना है। बोलो हाँ। ठीक है, उसको कितनी ऊर्जा चाहिए देखने के लिए? 1 जूल। कैसा बड़ा मजा है, जैसे पूछो अब क्या करूं? नहीं, आगे आप करो जो कहना। 1 जूल चाहिए। और तांत्रिक रणजीत सिंह ने सभी ऊर्जाओं को पृथ्वी पर आने से क्या कर दिया है? रोक दिया। सिर्फ कौन सी ऊर्जा आ सकती है? तो ग्रीन लाइट की वजह से उनको इसको देखना है। तो बताओ ग्रीन लाइट के कितने फोटॉन लगेंगे? नंबर ऑफ फोटॉन्स रिक्वायर्ड टू सी हिज गर्लफ्रेंड। क्वेश्चन नोट करो। घर वाले न देख ले, नहीं कह रहे ये क्या पढ़ा रहे हैं सर। गर्लफ्रेंड थोड़ी भूतनी जैसी है। चलो इसको सॉल्व करो तुम लोग खुद, एक लाइन में सॉल्व हो जाएगा। भाई ने कर भी दिया, दीदी ने भी कर दिया। ठीक है, हो गया। सीधे सुनो, तुम जानते हो दुनिया की सारी ऊर्जा, इसको तो जानते हो ना, E = NH2। N क्या है? नंबर ऑफ, दहाड़ो दहाड़ो, तो N क्या हो जाएगा? E/h²। बोलो हाँ। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं? E = hc/λ। तो N क्या हुआ? E कितना है? 1 जूल है, 1 किलो जूल है, 1 जूल है। ठीक है, और लैम्डा कितना है? 550 × 10⁻⁻। hc कितना है? 2 × 10⁻⁻20। ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 5 पे 20 हो गया, 10⁻16 आएगा। और 2 से डिवाइड कर दोगे तो 2 दूनी 4, 1 5, 15 2 7 14, 1 15, 2 5 275 × 10⁻16 सांगा। यहाँ 2.75 × 10⁻18 लिख सकता कि नहीं? दिस इज नंबर ऑफ फोटॉन ऑफ ग्रीन लाइट रिक्वायर्ड हिज आई टू सी हिज गर्लफ्रेंड। इज दैट क्लियर? ठीक है, अगला क्वेश्चन ले। तो तैयारी कैसी होनी चाहिए? ऐसी कि मुझे लगा कि मैं क्वेश्चन दूसरा कॉपी पेस्ट कर दिया। एक्चुअली मैंने पीपीटी बनाया था बहुत सारे क्वेश्चनों का, बट अगर पीपीटी नहीं भी है तो मेरा कुछ उखड़ेगा नहीं, क्योंकि क्वेश्चन मेरे ब्लड का हिस्सा है। समझा कि नहीं समझा? तो अगर कंटेंट आपके ब्लड का हिस्सा हो जाएगा तो नोट्स आपके पास रहे या ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगला क्वेश्चन लीजिए, देखिए हमसे कहता है एक गैस मॉलिक्यूल है। क्या है श्रीमान मेरे? इस पर एक फोटॉन गिरता है। कौन गिरता है?
जिसका वेवलेंथ है 300 नैनोमीटर। कितना है? 300 नैनोमीटर। पक्का? ठीक है। और ये 2 फोटोनों में टूट जाता है। किस में टूट जाता है? 2 फोटोनों में। पक्का? ठीक है। और जिन 2 फोटोनों में टूटता है उसमें एक का वेवलेंथ है 400 नैनोमीटर, तो दूसरे का वेवलेंथ पता लगाओ। नोट करो। We have to calculate the wavelength of second one. लिखिएगा। वो तो डायग्राम से समझ जाओगे ना कि एक गैस मॉलिक्यूल है, इसने एक फोटोन लिया, ठीक है, और फिर उसने 2 फोटोन इमिट कर दिए। ये एक फोटोन और ये एक फोटोन। डन? अब देखो श्रीमान, लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन क्या बोलता है? एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी, इट कैन बी ओनली कन्वर्टेड वन फ्रॉम टू। तो जो इसकी टोटल एनर्जी होगी वही तो एनर्जी ऑफ 1 फोटोन, बोलो, ये बिफोर, ये एब्जॉर्ब होने से पहले, ये बराबर होगा किसके? एनर्जी ऑफ 2 फोटोन। बोलो। तो एनर्जी क्या हो जाती है? hc बाई लैम्डा। और इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? hc बाई 400, और प्लस इसकी क्या हो जाएगी? hc बाई लैम्डा। LHS RHS से इसका लैम्डा दिया है तुमको 300, LHS RHS से hc कॉमन है, तो hc से hc क्या हो जाएगा? और 1 बाई लैम्डा किसके बराबर हो जाएगा? 1 बाई 300 माइनस 1 बाई 400। तो 1 बाई लैम्डा किसके बराबर हो जाएगा? 12 और 4 0, बोलो, और 400 माइनस 300 यानी ऊपर क्या आ जाएगा? 100। 2 0 से 2 0 कट गया, रेसिप्रोकल ले लिया तो 1200 नैनोमीटर आ गया। मुस्कुरा दो। पक्का? नोट कर दीजिए। नोट कर लीजिए फटाफट। सरकार समझ में आया क्या? समझा? ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन हो गए? 3 ही हुए। अच्छा, चौथा क्वेश्चन देखिए इधर। सरकारों इधर देखो, एक हमारे पास मेटल है, ठीक है, और इसके लिए जो वर्क फंक्शन फाई की वैल्यू दी हुई है वो हमें दी हुई है 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। किसके बराबर? कोई दिक्कत? ठीक है। कह रहा है कि इस पर जो है एक एनर्जी गिर रही है सन से। किससे गिर रही है? सन से। पक्का? ठीक है। उसकी जो हमारा फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दी हुई है वो हमारा, मान लो उसकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दी हुई है, या फ्रीक्वेंसी की वैल्यू की जगह मैं वेवलेंथ दे देता। चलो, लैम्डा दिया हुआ है कितना? 0.6 नैनोमीटर दिया हुआ है। कितना दिया है? 0.6 नैनोमीटर। तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से सबसे पहले बताना है कि निकलेगा कि नहीं, यानी सबसे पहला कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विल हैपन और नॉट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा कि नहीं, विल हैपन और नॉट। दूसरा पॉइंट है अगर होगा तो केई मैक्स बताओ। केई मैक्स किसका निकालते हैं? इलेक्ट्रॉन का निकालते हैं कि नहीं निकालते हैं? पक्का? कितना % पक्का? और तीसरी बात बताओ कि अगर केई और किसके बीच में, फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ खींचा जाए, किसके किसके बीच में? कैसे ठंडे पड़ गए? किसके किसके बीच में? तो द वैल्यू ऑफ
क्या बोला? द वैल्यू ऑफ इंटरसेप्ट। क्या बोला? इंटरसेप्ट तो जानते होगे ना, पक्का? तो चलो आओ एक एक करके देखते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने के लिए गिरने वाली एनर्जी वर्क फंक्शन के या तो बराबर हो या उससे, तो आओ जरा देखते हैं गिरने वाली एनर्जी कितनी है। E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? hc बाई लैम्डा, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 25 अपॉन 0.6 इंटू 10 रेज टू दी पावर माइनस 9। बोलो हाँ, दहाड़ के बोलो हाँ। एक जीरो हटा, डेसिमल हटा दूं तो ये कितना हो जाएगा? ऊपर ये 20 हो जाएगा, या इसको माइनस का क्या कर दूं? 10 कर दूं। बोलो, तो मैं ऊपर 20 कर दे रहा हूं, ठीक है? और माइनस 10 ऊपर गया तो मेरे बच्चे 20 अपॉन 6 इंटू 10 की पावर माइनस 16 हो जाएगा। ये तो जानते हो ना। और जब इसको तुम सॉल्व करोगे तो 6 3 जा 18 डेसिमल, 6 3 जा 18, 3 3 3 आ जाएगा कि नहीं? इंटू 10 की पावर माइनस 16 जूल। थांबा, ये दिया है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में और ये आ गया जूल में। अब क्या करोगे? रोगे? ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल में क्या रिलेशन होता है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू 1.67, तो 1 जूल इक्वल्स टू 1 अपॉन 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो x जूल किसके बराबर होगा? x अपॉन 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। तो आज के बाद ये डाउट मत पूछना, अगर तुम्हें जूल दिया हो इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए तो सीधे जूल की वैल्यू x से यहाँ डाल दो, तड़ से वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। यानी जूल को 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 19 से डिवाइड कर दे तो किस में कन्वर्ट हो जाता है? इलेक्ट्रॉन। अब समझा कि नहीं? तो हमारे पास कितना दिया है? इतना जूल, और ये हमको चाहिए किसमें? तो इसको किससे डिवाइड कर दूं? 3.33 अपॉन 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 16 प्लस 19। नहीं समझा? पक्का ना? अब यहाँ इंटू 10 की पावर माइनस 19 करता है, ऊपर प्लस 19 कर दिया बेटा, और कुछ नहीं किया है। समझा है कि नहीं समझा? नहीं समझा? ठीक है, नहीं समझा तो पोगो देखो, इधर देखो, इधर क्या हो गया? 10 की पावर 3, 1000 हुआ कि नहीं हुआ? तो ये कितना आ रहा है? 3 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 1.67। ये कितना होगा मैं ये नहीं जानता, बट मैं ये जरूर जानता हूं कि ये 1.5 से ज्यादा होगा। बोलो, यानी गिरने वाली लाइट वर्क फंक्शन से क्या है? इसलिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब आगे के भी सवाल पैदा होंगे कि नहीं, कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा तो निकलने वाली लाइट की क्या निकालनी मुझे? इलेक्ट्रॉन की Ke max। तो ये hν माइनस hν नॉट, इसकी वैल्यू 1.5 है, माइनस इसकी वैल्यू मल्टीप्लाई करके निकाल देना। तो ये कितना हो जाएगा? 3330 अपॉन 1.67। ये जो आएगा वही आंसर है। समझ लगा? बोलो कितना परसेंट? हाँ, वो ग्राफ कैसे जाता था? ऐसे ना। तो ये इंटरसेप्ट किसके बराबर होता था? hν नॉट के ना। अबे क्या देख रहा है? Ke इक्वल्स टू hν माइनस hν, तो y इज इक्वल्स टू mx माइनस, इंटरसेप्ट तो यही हुआ ना, यानी hν नॉट की वैल्यू कितनी है? 1. तो यही क्या हो गया? द वैल्यू ऑफ चक्कर आ गया। मजा आया? पक्का? कितना परसेंट पक्का? ठीक है, लिया लोग का। लिख दो शेरों। इसको एग्जैक्ट सॉल्व करोगे तो 1994 माइनस 1.5 आ जाएगा।
1994 माइनस यानी 1992.5। मैथ वैथ आती है ना, मेडिकल वालों से बड़ा डर लगता है। क्या तो 1/2 + 1/3 सर 2/5। हाँ हाँ, ऐसे बताने वाले बच्चे आते हैं, हंसो मत, इसमें एक भी मेरा अपना बात नहीं है, जो मैंने लोगों से सुना है वही बता रहा हूँ। उसके पीछे कारण है। 5वीं अभी क्या ऐसे क्या होता है, यार कोई नहीं यार, बच्चा है बच्चा है। अनुशासन बहुत कम एज से इम्पोज करना पड़ता है, खुद रह करके इम्पोज। ये नहीं कि अपना मतलब खुद आप अनुशासनहीनता करो और बच्चे को कहें अनुशासन में रहो। खुद अनुशासन को फॉलो करके इम्पोज होना पड़ता है। एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है ना चीज़ों को समझने के लिए। कई बच्चे भाई, मैं तो सोचता हूँ कि यार ये गवर्नमेंट की पॉलिसी बड़ी अजीब सी लगती कभी कभी मुझे। a + b का होल स्क्वायर 11th में आगे उनको मालूम ही नहीं है, नहीं मालूम है, पता नहीं क्या क्या बोल डालते हैं। ग्राम, किलोग्राम, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीग्राम, मिलीलीटर को मतलब एकदम से जैसे भंड टाइप का नॉलेज। नहीं, ऐसा नहीं, कोरोना से नहीं डिपेंड करता। कोरोना में एक से एक लोग हैं जो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। जिसे फोकस्ड एटीट्यूड रख करके कुछ सीखना है वो सीखता है, जिसे नहीं सीखना है फिर वो इधर उधर ही करता है। इसलिए क्या कहते हैं भगवान बुद्ध, अत्पा दीपो भव, अपने दीपक स्वयं बने। हो गया। तो एक क्वेश्चन और बनता है, लेकिन क्योंकि मैंने आपको मोल नहीं पढ़ाया है इसलिए मैं उसको बताने से कतरा रहा हूँ कि एक एनर्जी दे दूंगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में, पर इलेक्ट्रॉन में, और एक दे दूंगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मोल में या जूल पर मोल में। तो यूनिट कन्वर्जन से बनता है, जब मोल पढ़ाएंगे तो वहीं लपेट देंगे इसको। ठीक है, बोलो हाँ, पक्का? ठीक है, आज के लिए इतना पर्याप्त है और खूब बढ़िया से मेहनत करें। कल क्या पढ़ेंगे हम लोग? कल हम लोग पढ़ेंगे अब असली एटॉमिक स्ट्रक्चर शुरू हो जाएगा, केमिस्ट्री वाला। अब तक तो सब लगभग फिजिक्स वाला चल रहा है, अब शुरू होगा क्वांटम केमिस्ट्री। क्या शुरू होगा? बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है, कल से क्लास मत मिस करिएगा, नहीं तो थोड़ी तकलीफ जाएंगी आपको। ठीक है।